दोस्तों, भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जिसे हमने हमेशा अपना भाई माना। मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। भूकंप आया, हमने मदद भेजी। आर्थिक संकट आया, हमने पैसा दिया। सड़क चाहिए थी, हमने बनवाई। बिजली चाहिए थी, हमने दी। दवाई चाहिए थी, हमने पहुंचाई। लेकिन अब वही देश भारत को आंखें दिखा रहा है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है नेपाल की। सोचिए, अगर आपका पड़ोसी आपके घर आता है, आपके पैरों में बैठकर कहता है, भाई मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरी मदद करो, और आप इंसानियत दिखाते हो, उसे पैसे दे देते हो, उसे कपड़े दे देते हो, उसे खाने का सामान दे देते हो, यहां तक कि कहते हो भाई वापस लौटने की जरूरत नहीं, बस अपनी जिंदगी संभाल लो। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी हालत सुधर जाती है तो वही आदमी डंडा लेकर आपके घर के बाहर खड़ा हो जाए, आपको धमकाने लगे, आपको ही गलत साबित करने लगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, धक्का लगेगा, या फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये क्या हो गया? क्योंकि बिल्कुल यही स्थिति इस समय भारत की है। साथियों, नेपाल जिसे भारत ने दशकों तक संभाला, आज वही भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगा हुआ है। पिछले कई सालों से भारत नेपाल को हजारों करोड़ रुपए की सहायता देता आ रहा है। नेपाल की सड़कें, बिजली प्रोजेक्ट, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह भारत का पैसा लगा हुआ है। और यह पैसा लोन नहीं था, ये मदद थी, भाईचारे के नाम पर दी गई मदद। लेकिन अब नेपाल में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वो भारत के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। हाल ही में नेपाल की तरफ से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नेपाल के नेताओं ने चीन तक को चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी हैं कि भारत जिन रास्तों से यात्रा कर रहा है वो रास्ता नेपाल का है। लिपु लेक को लेकर विवाद खड़ा किया गया है। भारत पर दबाव बनाने की फिर से कोशिश की गई है, और इसके बाद जो हुआ उसने दिल्ली को भी हैरान कर दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम की नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मीटिंग तय थी। दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने पर बातचीत होनी थी। व्यापार, सुरक्षा, सीमा, हर मुद्दे पर चर्चा होनी थी। लेकिन आखिरी समय पर नेपाल की तरफ से मीटिंग रद्द कर दी गई। और वजह क्या बताई गई? कहा गया वो हमारे लेवल की अधिकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो हमारे लेवल के अधिकारी नहीं है। सोचिए, जिस देश ने नेपाल को हर संकट में सहारा दिया, आज उसी देश के विदेश सचिव को छोटा बताने की कोशिश हो रही है। और ध्यान रखिए, विदेश सचिव कोई छोटा पद नहीं होता। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उसके बाद विदेश सचिव, मतलब भारत की विदेश नीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक। लेकिन नेपाल में इस समय भारत विरोधी राजनीति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां भारत को दुश्मन दिखाना एक फैशन बनता जा रहा है। नेपाल में नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। भारतीय वाहनों पर नियम सख्त किए जा रहे हैं। भारतीय सामान पर टैक्स बढ़ाने की बातें हो रही हैं। भारतीयों की अलग पहचान तय करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल उठता है दोस्तों, आखिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है घरेलू राजनीति। नेपाल की सरकार ने चुनावों में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन नेपाल की आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं कि वो सारे वादे पूरे कर सके। नेपाल की इकोनॉमी छोटी है, कमजोर है, और वैश्विक संकटों का असर वहां बहुत जल्दी दिखने लग जाता है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? वो जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाती है। और दुनिया की सबसे पुरानी राजनीतिक ट्रिक क्या है? राष्ट्रवाद। देश के लोगों को किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर देना। फिर जनता सरकार से सवाल पूछना बंद कर देती है, और नेपाल में इस समय वही खेल खेला जा रहा है। भारत को विलन बनाया जा रहा है। हर समस्या का जिम्मेदार भारत को बताया जा रहा है। आने वाले समय में शायद आप ये भी देखें कि नेपाल में कोई छोटी घटना भी हो तो उसका दोष भी भारत पर डाला जाएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल भारत पर ही उठता है, क्या भारत अभी भी पुरानी फॉरेन पॉलिसी से काम चला रहा है? क्योंकि आज की दुनिया बदल चुकी है। अब सिर्फ बंद कमरों की डिप्लोमेसी से काम नहीं चलता। अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रहती, नैरेटिव की लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है। और यही जगह है जहां भारत कई बार कमजोर दिखाई देता है। साथियों, आज की दुनिया में सिर्फ ताकतवर सेना होना काफी नहीं है, आपके पास नैरेटिव पावर भी होना बहुत जरूरी है। मतलब दुनिया क्या चाहती है, सोशल मीडिया पर कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत दिख रहा है, किसकी कहानी लोगों तक पहुंच रही है, यही तय करता है कि असली जीत किसकी मानी जाएगी। और यहीं पर भारत को अब अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल जैसे छोटे देश भी अब सिर्फ जमीन पर राजनीति नहीं करते, वे डिजिटल युद्ध लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग में भारत के खिलाफ नैरेटिव डाला जा रहा है। अगर नेपाल का कोई नेता भारत पर आरोप लगाता है तो वो बयान कुछ ही मिनटों में टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स और ट्विटर पर वायरल हो जाता है। लेकिन भारत क्या करता है? विदेश मंत्रालय की तरफ से एक छोटा सा प्रेस नोट जारी होता है,
या फिर एक हल्का सा बयान आता है जिसे आम जनता देखती तक नहीं, यही भारत पीछे रह जाता है दोस्तों। नई दुनिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। मतलब अगर कोई देश आपके खिलाफ झूठ फैला रहा है तो आपको सिर्फ दूतावास में बैठकर जवाब नहीं देना, आपको सीधे उस देश की जनता तक पहुंचना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया, तुम्हारी सरकार अपने फेलियर छुपाने के लिए भारत को बदनाम कर रही है। यही काम आज अमेरिका करता है, यही चीन करता है और यही रूस करता है। वे सिर्फ सरकारों से बात नहीं करते, वे सीधे जनता के दिमाग पर काम करते हैं। और भारत को भी अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत सिर्फ सभ्य चुप्पी बनाए रखेगा तो धीरे धीरे पड़ोसी देशों में भारत विरोधी माहौल बढ़ता जाएगा। नेपाल में पहले भी चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। सड़कें, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर जगह चीन धीरे धीरे घुस रहा है। और चीन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर नेपाल भारत से दूर होता है तो सबसे बड़ा फायदा बीजिंग को मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, चीन कभी सीधे हमला नहीं करता, वो पहले आपके पड़ोसियों को आपके खिलाफ खड़ा करेगा। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। दशकों तक पाकिस्तान को चीन ने आर्थिक और सैन्य मदद की। धीरे धीरे पाकिस्तान भारत विरोध की फैक्ट्री बन गया। अब सवाल यह आता है दोस्तों, क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जा रहा है? क्योंकि नेपाल की नई राजनीति में भारत विरोध एक चुनावी हथियार बनता जा रहा है। और अगर भारत अभी भी पुराने ढर्रे पर चलता रहा तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारत को अब दो तरीके अपनाने होंगे, पहला सॉफ्ट पावर, दूसरा हार्ड रेस्पॉन्स। सॉफ्ट पावर मतलब नेपाल की जनता के साथ सीधे जुड़ना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, नेपाली भाषा में कंटेंट बनाना, लोगों को बताना कि भारत ने नेपाल के लिए क्या क्या किया है। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि नेपाल की अर्थव्यवस्था आज भी भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। नेपाल का व्यापार, ईंधन सप्लाई, दवाइयां और रोजगार सब में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अगर ये बातें जनता तक पहुंचेंगी ही नहीं तो लोग सिर्फ वही मानेंगे जो उनके नेता बताएंगे, जो नेता बोलेंगे। और दूसरा तरीका है हार्ड रेस्पॉन्स। मतलब अगर कोई देश लगातार भारत विरोधी कदम उठाता है तो भारत को भी साफ संदेश देना होगा कि दोस्ती एक तरफा नहीं चलती। अगर भारत मदद देता है तो कम से कम सम्मान की उम्मीद भी रखता है, क्योंकि दुनिया में रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से चलते हैं। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो देश नैरेटिव वॉर हार जाता है वो कई बार जमीन पर जीत कर भी हार जाता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। पाकिस्तान के पास आज तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया गया कि जिसे पाकिस्तान ने बराबरी की टक्कर दे दी है। यही डिजिटल प्रोपेगेंडा की ताकत है। और इसी वजह से भारत को अब सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि इंटरनेट की लड़ाई भी लड़नी होगी, क्योंकि आने वाला दौर सिर्फ मिसाइलों का नहीं होगा, नैरेटिव का भी होगा। जो देश लोगों के दिमाग जीत लेगा, असल जीत उसी की मानी जाएगी। और अगर भारत ने समय रहते अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉडर्नाइज नहीं किया तो पड़ोसी देश में भारत विरोध की राजनीति लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए अब भारत को सिर्फ बड़ा भाई बनकर नहीं बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक पावर बनकर सोचना होगा, जो दोस्ती भी निभाना जानता है और जरूरत पड़ने पर सख्त जवाब देना भी जानता है। और साथियों, अब आपकी बारी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या नेपाल सही कर रहा है? क्या नेपाल पाकिस्तान के रास्ते चल रहा है? क्या नेपाल भी दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।